अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। डॉलर की कदर को मार्केट पर छोड़ने की शर्त पर अमल करने के बाद वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके IMF की दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है और अब अवाम बहुत जल्द बिजली के नर्क में 7.5 रुपए फी यूनिट और गैस की कीमत में 70 से 75% इजाफे के लिए तैयार हो जाए, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की एक नई लहर आएगी, जिसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि वजीर खजाना इसाक डार की होगी, जिन्होंने अहम फैसलों में 4 माह की ताखीर की और IMF प्रोग्राम को डीरेल करके माशी बहरान को पहले से ज्यादा संगीन कर दिया है। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने आज महीना खत्म होने से 2 दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए इजाफे का ऐलान किया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 250 रुपए हो गई है और डीजल की नई कीमत 262 रुपए कर दी गई है। एक स्पेकुलेशन कल रात से काफ़ी गर्दिश में है और उसकी वजह से जो किल्लत है वो आर्टिफिशियल किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से या सेल ना करने की वजह से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। जो एक रुपए की डिवैल्यूएशन हुई और फिर पेट्रोलियम मसनूआत का बैनुल अक़वामी मंडी में तकरीबन 11% तक का इजाफा वो हमें सामने रखना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें आज 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी, वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर। वैसे तो मुल्क में तेल की कीमतों में कमी या इजाफे का ऐलान महीने के आखिरी और 15 तारीख को किया जाता है, मगर इसाक डार बता रहे हैं कि मुल्क में तेल की जखीरा अंदोजी शुरू हो गई थी, इसलिए फौरी फैसला करना पड़ा। यानी हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स को जखीरा अंदोजी से रोकने के बजाय 2 दिन पहले ही कीमतें बढ़ाकर अपनी इंतजामी नाकामी का भी एतराफ कर लिया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर बरकरार रखी है, जबकि डीजल पर फी लीटर लेवी 5 रुपए बढ़ाकर 40 रुपए कर दी है और इम्कान है कि आने वाले दिनों में डीजल पर लेवी को बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया जाएगा, जबकि पेट्रोल और डीजल दोनों पर सेल्स टैक्स भी लगाने का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकमुश्त 35 रुपए इजाफे ने अवाम को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। वजीर खजाना इसाक डार अगर बर वक्त फैसले करते तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 माह में 9 अरब डॉलर से गिर कर 3.5 अरब डॉलर तक ना आते और रुपए की कदर में इस हद तक कमी ना होती। अगर बर वक्त फैसले कर लिए जाते, ना IMF का प्रोग्राम डीरेल होता और ना ही अवाम की जेब पर इतना बोझ पड़ता। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रद्द-ए-अमल दिया है कि करप्ट नाअहल इंपोर्टेड सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और डॉलर को 262 रुपए पर पहुंचाकर अवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया है। इमरान खान ने कहा कि अब 200 अरब के मिनी बजट के साथ बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह 35% पर पहुंचने की उम्मीद है। करप्ट और नाअहल इंपोर्टेड हुकूमत की बद इंतजामी ने मईशत तबाह कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों बढ़ाने के आज के फैसले पर नून लीग की क़यादत खामोश है। कोई इस फैसले पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन आज से सिर्फ चंद माह पहले अपनी ही हुकूमत ने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जब ये फैसले ले रहे थे तो उन पर शदीद तनकीद की जा रही थी। प्लीज लुक इनटू इट के मशवरे दिए जा रहे थे। पिछले साल अगस्त में जब मिफ्ता इस्माइल ने सिर्फ 7 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था तो मरियम नवाज ने फौरन ट्वीट किया कि मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की है और यहां तक कह दिया कि मैं मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं, और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। मगर आज मरियम नवाज ना इसाक डार को ये कहती हैं कि डार साहब लुक इनटू इट, और ना ही पब्लिकली उनके फैसलों पर तनकीद की जा रही है। लेकिन जब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल बतौर वजीर खजाना मुश्किल और अहम फैसले ले रहे थे तो मरियम नवाज पब्लिकली कहती थी कि वो तेल बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले को सपोर्ट नहीं करती हैं, मगर आज वो इसी किस्म के फैसलों पर अवाम से अपील कर रही हैं कि इसाक डार को सपोर्ट करें, वो मुल्क से वफादार हैं। मरियम नवाज मिफ्ता इस्माइल से शिकायत करती रही और अब इसाक डार को मुल्क का वफादार कह रही हैं। वजीर खजाना बनने से पहले और वजीर खजाना बनने के बाद इसाक डार ये दावे करते रहे कि वो बेहतर शराइत पर IMF प्रोग्राम बहाल करेंगे, दोस्त ममालिक से पैसे लेकर दिखाएंगे। इसाक डार ये भी दावे करते रहे कि अब मिफ्ता इस्माइल को नहीं, IMF से मुझे डील करना है और मुझे डील करना आता है और मैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकता। मगर इसाक डार अपने इन तमाम दावों पर बुरी तरह नाकाम हो गए।
क्या आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, अवाम पे बोझ पास ऑन करेंगे, या ये खजाना जो है पाकिस्तान का उसी पे बोझ पड़ेगा? आप अवाम के ऊपर 70 रुपए का डीजल और 30 रुपए का करीबन 29 रुपए का पेट्रोल का एकदम नया बॉम्ब नहीं गिरा सकते। रिलीफ है वो मैंने अवाम को पास ऑन की है, उनके ऊपर बोझ नहीं डालने दिया। मिफ्ता साहब शायद उसमें कंफर्टेबल होते होंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने अब हैंडल नहीं करना। मेरे नजदीक तो नया प्रोग्राम करना चाहिए। ये प्रोग्राम वाज ओनरस, दिस प्रोग्राम वाज वेरी बैडली नेगोशिएटेड। हु आर दे टू टेल अस कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? हु आर दे टू टेल अस कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपने बेड़ा गर्क कर रहे हैं। किसी को आई टू आई यानी बात करनी पड़ेगी IMF के साथ। हु आर दे टू टेल अस कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? Who are they to tell us कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? मैं पुराना डील करने वाला हूं, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। ये फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। मुझे IMF से डील करना आता है, IMF जाने और मैं जानूं। उसकी वजह यह है कि मेरे पास दूसरे सॉल्यूशंस हैं। ना डॉलर अपना ऊपर जाएगा और ना रुपया नीचे आएगा। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो। मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी। हम किसी फ्रेंडली कंट्री से $3 अरब एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स विद इन दिस मंथ, मच अर्लियर देन एंड ऑफ द मंथ इंशाल्लाह विल गेट दिस सपोर्ट इंशाल्लाह। मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाल्लाह। इसाकदार IMF को शराइत नरम करने पर कायल नहीं कर सके, ना ही IMF प्रोग्राम के बगैर दोस्त ममालिक से पैसा लाने में कामयाब हुए। अहम बात यह कि पिछले कुछ अरसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उसकी बड़ी वजह आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के अलावा टैक्सेस में इजाफे और रुपए की कदर में कमी है। और आज भी तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उसकी वजह पिछले 2 रोज में रुपए की कदर में 32 रुपए की गिरावट है। इस वक्त पेट्रोल पर 50 रुपए और डीजल पर 40 रुपए लेवी लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का इम्कान है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हम आज तक अपने टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात करने और हर शोबे की आमदन पर मुनसिफाना टैक्स लगाने में नाकाम रहे। ना हम रियल एस्टेट सेक्टर से मुनसिफाना टैक्स लेते हैं, ना आज तक ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाने में कामयाब हुए, बल्कि हमारी हुकूमत और रियासत की कमजोरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम आज तक रिटेल और होलसेल सेक्टर पर भी टैक्स लगाने में नाकाम रहे और हमेशा उनके दबाव के सामने घुटने टेक देते हैं। अहम बात यह कि हुकूमतें हमेशा ये दलील देती हैं कि पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस जनरल सब्सिडी से एक लैंड क्रूजर और एक बाइक चलाने वाले दोनों को बराबर का रिलीफ मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमतों को इस बात का एहसास नहीं होता कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी और सेल्स टैक्स जब लगाया जाता है तो उसका असर एक बाइक चलाने वाले पर भी उतना ही होता है जितना एक लैंड क्रूजर चलाने वाले पर होता है। हुकूमत अब एक एक करके IMF की शराइत पर अमल कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे और बिजली और गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे के अलावा अब हुकूमत ने मजीद 200 अरब रुपए टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक हुकूमत ने 100 अरब रुपए के नए टैक्सेस और दरामदात पर 100 अरब रुपए के फ्लड लेवी लगाने के लिए 2 ऑर्डिनेंस की ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं। खबर के मुताबिक हुकूमत ने विदहोल्डिंग टैक्स के रेट में इजाफे और लग्जरी आइटम्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत के लिए माशी और सियासी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में हुकूमती रहनुमाओं के बयानात से ये वाज़ेह होता जा रहा है कि हुकूमत अप्रैल में सूबाई इंतखाबात और अक्टूबर में आम इंतखाबात करवाने के बजाय इसमें ताख़ीर चाहती है। इसलिए सवाल यह है कि क्या अब आइन और अवाम को हुकूमत के गलत सियासी और माशी फैसलों की कीमत इलेक्शन में ताख़ीर की सूरत में देना पड़ेगी। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा किया है। क्या इन हालात में हुकूमत इलेक्शन में जाना चाहेगी? तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, पिछले अक्टूबर की बात है, आप ही की हुकूमत थी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, सिर्फ 7 रुपए इजाफा किया था और इतनी मुखालफत की थी नवाज शरीफ साहब ने, उनको इतना बुरा लगा था कि वो मीटिंग छोड़ के चले गए और वो कह रहे थे कि 1 पैसे का भी इजाफा मुझे काबिल कबूल नहीं है। मरीम नवाज साहब भी उसकी मुखालफत कर रही थी। तो आज क्या हाल है नवाज शरीफ साहब का? क्या कैसे देख रहे हैं वो इस फैसले को, जब 35 रुपए यकमुश्त बढ़ा दिए हुकूमत ने? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, वो तो वाकई इसके ऊपर बड़े परेशान हैं और उन्होंने कभी भी जो है वो ये नहीं चाहा कि 1 रुपए का भी जो है वो बोझ आवाम के ऊपर जो है वो डाला जाए। वो इससे पहले भी हमेशा ये कहते रहे हैं
कि आप कोई ना कोई ऐसा हल निकालें कि जिसकी वजह से जो है ये इजाफ़ा ना करना पड़े और आम आदमी के ऊपर जो है वो बोझ ना डाला जाए। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये एक ऐसा मुआहदा करके गया है IMF के साथ, और उसके बाद फिर उस मुआहदे को तोड़ा और कॉन्फिडेंस जो है वो उसको भी इरोड कर दिया। उस वजह से अब IMF जो है वो कोई लचक, कोई रायत देने को तैयार नहीं है। और ये जो इजाफ़ा हुआ है पेट्रोल या डीज़ल की कीमतों में, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ IMF की शराइत की वजह से हुआ है, उसकी शराइत को पूरा करने के लिए हुआ है। ये डॉलर को जो आज़ाद किया गया है ये भी सिर्फ तो लेकिन IMF की अगर शराइत अगर को पूरा करने राणा के साहब, लिए किया अगर ये गया इमरान खान है। के फैसले हैं इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। ये बदबख्त इमरानी टोला जो इस मुल्क के साथ 3.5 पौने 4 साल करके गया है, ये उसका जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं हम। जी, लेकिन राणा साहब फिर इन्हीं हालात का सामना तो मिफ्ता इस्माइल साहब को भी था। वो 7 रुपए बढ़ाते थे, पब्लिकली आप लोग उनको एम्बैरेस करते थे कि मीटिंग छोड़ के चले गए, ट्वीट आती थी इस पे, मरीम नवाज साहब आके बात करती थी। आज तो खामोश है, आज तो 35 रुपए बढ़ाने पे इसहाक डार साहब के इस फैसले पे सब खामोश है। नहीं, उसकी वजह यह है कि उस वक्त हमारा ये मौक़िफ़ होता था, अब भी है, कि भाई आप रेजिस्ट करें, आप जो है वो इतनी जल्दी जो है वो इसको जो है वो कंसीड ना करें। तो इस बात का कोई गिला उस वक्त जो है वो अगर होता रहा है तो, लेकिन मिफ्ता साहब भी जो फ़ैसला करते रहे हैं वो भी हुकूमत का फ़ैसला होता था, उनका कोई ज़ाती फ़ैसला नहीं होता था। और अब भी जो है वो इसहाक डार साहब का कोई ज़ाती फ़ैसला नहीं है। लेकिन आप इस बात की दाद तो इसहाक डार साहब को दें कि उन्होंने पूरा रेजिस्ट किया है। उन्होंने IMF की इन शराइत को जो है वो कोई ईज़िली कंसीड नहीं किया। उन्होंने पूरा फाइट किया है पिछले 2-2.5 महीने, और कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह से जो है वो आम आदमी को बचाया जा सके। राणा साहब, उनके इस रेजिस्ट करने में, उनकी 4 महीने की जिद या ना आप कह लें, जो भी आप कहना चाहें, उसने मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद यही फैसले अगर अक्टूबर में ले लेते तो इतना ना बोझ अवाम पे पड़ता, ना मुल्क का नुकसान होता। तो माजरत के साथ ये कहना कि रेजिस्ट करने से बड़ा फायदा हुआ है, बड़ा अच्छा काम किया है, मेरे ख्याल से वो महंगाई के बोझ के अलावा पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब लेकर आ गए। नहीं, ये जो है ना, ये बदबख्त जो इमरानी टोला है ना, ये उसका प्रोपेगेंडा है। 2.5 महीने पहले करते या 2 महीने पहले करते तो असर तो वही होना था ना जो अब होगा। लेकिन मामला ये है कि इसहाक डार साहब ने पूरी कोशिश की और वो उस कोशिश में कामयाब हो जाते, वो इससे पहले भी कामयाब होते रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि इन बदबख्तों ने जो है वो दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ भी हमारे तल्लुकात जो हैं वो ख़राब किए हैं घड़ी चोरों ने। मामला ये है कि जब आपके दोस्त ममालिक जो हैं, अगर वो IMF के मुआहदे के बग़ैर आपकी मदद कर देते तो इसहाक डार साहब जो कोशिश कर रहे थे उसमें कामयाब हो जाते। अच्छा। और ये हमें जो है वो इजाफ़ा शायद ना करना पड़ता। लेकिन हुआ ये है कि वो दोस्तों ने कमिट करके भी जो है वो उन्होंने जो है वो हमारे साथ तआवुन जो है उसको मशरूत कर दिया IMF के मुआहदे के साथ। उसकी वजह यह है कि उनका भी जो है वो ये बदबख्त इमरानी टोले ने जो है वो उनका एतमाद भी जो है उसको ठेस पहुँचाई है, घड़ियाँ चोरी करके बेच के। तो मामला ये है ना कि इन्होंने तो इस तरह से इस मुल्क को घेराव में डाला है कि किसी तरफ जो है वो रास्ता मिलता नहीं है। बेचारे मिफ्ता इस्माइल साहब बैठ के क्या सोच रहे होंगे कि वही घड़ी चोरी इमरान खान ने कब की थी, मैं भी उन्हीं दोस्त ममालिक से जो है बातचीत कर रहा था, इसहाक डार साहब भी उससे कर रहे। खैर आपका इंटरनल मामला है। लेकिन राणा साहब अब मुझे नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ नहीं सोच रहे, वो तो आपने खामखा जो है मिफ्ता इस्माइल वर्सेस इसहाक डार बना के, यानी मामला ये है कि अगर वो उन दो मोअज़्ज़ज़ साहबान में अगर कोई थोड़ी बहुत रंजिश है भी तो आपने उस रंजिश को जो है वो पूरे मुल्क और कौम के ऊपर जो है वो आप उसको जो है वो भारी कर रहे हैं, मुसल्लत थोड़ी कर बहुत रहे ही रंजिश हैं। है, वो उन दोनों का अगर आपला है भी है जी। तो ना कोई मिफ्ता इस्माइल साहब को बैठ के सोच रहे हैं, ना थोड़ी बहुत रंजिश ही है। बस मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि मेरे खिलाफ आर्टिकल ना उनका जाती मसला था, इनका जाती मसला है। ये मुल्क और कौम का मसला है। जी, मुल्क और कौम का मसला है। ये इमरानी टोला जो इस वक्त मुहिम जोई कर रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, ये इस बदबख्त टोले के खिलाफ जो है वो पूरी कौम को और आपको जो है वो मुतहिद होना चाहिए। राणा साहब ये बताइए कि अब ये फैसले लेने के बाद क्या आपकी जमात और जो दीगर जमातें हुकूमत में वो इलेक्शन में जाना चाहती हैं, या अब जो है कीमत अवाम को और आइन को इलेक्शन में ताखीर की सूरत में अदा करनी पड़ेगी? देखें जी, इलेक्शन में ताखीर जो है वो तो नहीं होगी। अक्टूबर 2023 में जनरल इलेक्शन का वक्त है
और इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर 2023 में जो है वो जनरल इलेक्शन होंगे। रही बात ये कि ये बदबख्त टोला जो है ये मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए, सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये जो हरकतें कर रहा है, इस्तीफ़ों की, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए, कभी भागे फिरते हैं जी हमें अंदर आने दें, कभी फिर बाहर भाग जाते हैं, ये सूबाई असम्बलियाँ जो है वो तोड़ी हैं। ये देखें, ये एक आइनी और कानूनी मसला है। आइन और कानून में अगर अप्रैल में इलेक्शन होना बनते हैं तो अप्रैल में हो जाए। हमने बिल्कुल इस बात की पूरी तैयारी जो है वो मोहतरम कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने बैठ के वहाँ पे की है। उन्होंने पूरा रोड मैप, पूरा उन्होंने जो है वो सारा जो है वो अपना हर चीज़ को जो है वो तय किया है। हम अब भी लड़ने को तैयार हैं। अगर ये अक्टूबर में जनरल इलेक्शन में साथ जाते हैं तो उस वक्त भी लड़ने को तैयार है। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला अपने आइन वक्त तो से बड़ा जो है वो डिले नहीं आइन होंगे। तो बड़ा क्लियर है इंशाअल्लाह कि ताला 90 दिन के अक्टूबर अंदर में इंतखाबात जो होने आइन हैं। का तकाजा है आइन के मुताबिक होंगे। आइन तो बड़ा क्लियर है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन ना गवर्नर केपी के ना गवर्नर पंजाब ने अब तक तारीख दी है। गवर्नर केपी के तो बैठ के ये कह रहे हैं कि देखें लॉ एंड ऑर्डर का इशू, इकोनॉमिक इशूज हैं। ये वजूहात तो नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ पे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके फैसलों की वजह से, ताखीर की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है तो उसका खमियाजा फिर लोग और अवाम क्यों भुगते हैं कि ताखीर हो इलेक्शंस में? नहीं, ये जो मौशी तौर पे जो नुकसान हो रहा है वो तो इस बदबख्त टोले ने जो 3.5 पौने 4 साल जो जुल्म किया है इस मुल्क और कौम के साथ, और ये जो इन्होंने मुआहदा किया है अगर उन्होंने किया है तो फिर ये अवाम तो इन उनको वोट आउट बदबख्तों करेगी। को पूछा जाए कि ये ऐसा मुआहदा कि जिस मुआहदे से जान ही नहीं छूट रही जी, और हर रोज जो है वो राणा कीमत साहब, बढ़ाने अगर ये बढ़ानी उनके पड़ रही है। फैसलों का नतीजा दोस्त है, ममालिक तो भी अवाम आपको जो उनको है वोट नहीं वो देगी। कहते हैं जी इस मुआहदे को पूरा करें, तो मामला तो ये है। तो राणा साहब, ये इस तो वजह से बेहतरीन जो है मौका है वो ना, अगर आप समझते हैं अपना इकोनॉमी जो है वो नीचे जा राणा रही साहब, ये है, तो और फिर- ये जो मुहिम जो कर रहे हैं ये अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, राणा साहब, उस ये तो वजह फिर से जा रही बेहतरीन मौका है ना। अगर ये तो इन फैसले उन्होंने बदबख्तों को किए हैं, पकड़ना चाहिए। अगर ये फैसले उनके किए गए हैं, उनकी वजह से नुकसान हुआ है, तो आवाम उनको वोट नहीं देगी। आप इलेक्शन करवाएं, वो तो 4 इलेक्शन करवाएं। नहीं तो इलेक्शन करवा देते हैं। हाँ। फिर उसके बाद ये मुहिम जो करेंगे, इलेक्शन का रिजल्ट हमें काबिल कबूल नहीं है, फिर ये उस तरफ चल पड़ेंगे। यानी इन्होंने तो किसी बात पे ठहरना ही नहीं है। इनको ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर मंजूर है, ना इनको इलेक्शन मंजूर है। यानी इन्होंने तो इस मुल्क को खुदा ना खास्ता जिस नहज पे या जिस सतह पे लेके जाना चाहते हैं, ये तो इनके साथ जो है वो हमारा मुकाबला है। ये सियासत नहीं है, ये सियासत तो कर ही नहीं रहे। राणा साहब, ये आप देखें ना, अब उसने जो बात की है कि जी अब देखें अपने कत्ल की जो है वो FIR दर्ज करवा रहा है। वो पहले हम 3 के खिलाफ दर्ज करवा दी, अब जरदारी साहब के खिलाफ राणा दर्ज साहब, करवा रहा एक बात- है। एक ये राणा साहब, बंदा एक बात जो है ये तो सियासत कर नहीं रहा। एक बात इलेक्शन दुरुस्त तो है, सियासत राणा का साहब, नाम ये है बात ना। दुरुस्त है कि ये इमरान तो खान- सियासत ही नहीं कर रहा। इमरान खान ने झूठे बयानिए बनाए, अदम इस्तेकाम जो हुआ उसमें उनका बड़ा हाथ है, लेकिन क्या इस वजह से इंतखाबात को डिले कर दिया जाए? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। उन्होंने जो किया वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप कोई शहजाद अल्ट्रा इकबाल, कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन आइन जो को है तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा फैसला करेंगे जो सुन कि लेना। इजाजत ना हो जिसकी। नहीं सुन लें, इलेक्शन जो हैं वो ये वही इलेक्शन जिसके मतलब इमरान खान खुद कहता था कि एक दिन पहले भी नहीं करूँगा, एक दिन पहले भी नहीं करूँगा, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ये इलेक्शन जो है ये तो अक्टूबर में है ना। अब इसने मसनूई तौर पे जो है वो एक मुहिम जोई करके जो है वो असम्बलियाँ तोड़ के उस इलेक्शन को जो है वो ये पहले लाना चाहता है। वो ठीक है, जो आइन का तकाजा है, जो कानून का तकाजा है, सुप्रीम कोर्ट जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हम जब भी इलेक्शन होंगे हम उसके लिए अब भी तैयार हैं, अक्टूबर में भी तैयार है, जब होंगे हम तैयार हैं। सही। एक और मामला है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का। उनके ऊपर बगावत की FIR बनी। उन्होंने एक बयान दिया जो नहीं देना चाहिए था, यकीनन ECP के जो मेंबर्स हैं उनके खानदान के खिलाफ, लेकिन बगावत का पर्चा बनाया गया। और ना सिर्फ ये हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पुलिस जिस तरह की हरकतें कर रही है कि जब उनको लाया जाता है तो दहशतगर्द की तरह मुंह पे कपड़ा बांधा जाता है, हथकड़ी बांधी जाती है। राणा साहब, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आप लोग तो दुरुस्त आवाज उठाते थे कि इमरान खान के दौर में सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला गया, मीडिया पे कतगन लगाई गई। पिछले हफ्ते यहां बैठ के मुझे शाहिद असलम के हवाले से आपसे सवाल करना पड़ा। चौधरी के मुंह पे चादर डाल के आप उनको पेश कर रहे हैं। ये आप भी उसी फासिज्म में पीछे पड़ गए, तो फर्क क्या है फिर आप दोनों में? नहीं, ये फासिज्म आप मुझे बताएं उस वक्त क्या हो रहा था। अब क्या हमने इमरान खान की अपना फवाद चौधरी के ऊपर कोई हमने 20 किलो हीरोइन डाल दी है? कोई फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ को हमने कोई
झूठा जो है वो मुकदमा बना दिया है, या उसके ख़िलाफ़ कोई जो है वो जाली करप्शन का केस बना दिया है हमने। उसने एक बयान दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसने बयान नहीं दिया। अब जो बयान उसने दिया है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने एप्लीकेशन दी है। आप मुझे बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एप्लीकेशन दे तो पुलिस की क्या मजाल है कि वो मुकदमा दर्ज ना करे, उसकी क्या मजाल है कि वो उसके ऊपर जो है वो प्रोसीड ना करे। अब उसको गिरफ्तार करके 24 आवर्स में अदालत में पेश कर दिया गया है। अब अदालत जो है अगर 124 बनती है तो अदालत बना दे, अदालत नहीं बनती तो अदालत उसको जो है वो डिस्चार्ज कर अच्छा दे। राणा साहब, इसमें तो ना कोई हुकूमत का अमल दखल है, ना कोई पुलिस का अमल मैं दखल है। बताता हूं कैसे है राणा साहब। देखें, एक तो जब आप पे हीरोइन का केस बना, हमने तो आवाज उठाई आपके हक में, उस वक्त गलत केस बनाए। फवाद चौधरी साहब ने नहीं कैबिनेट में भी सुन कहा, लेना, सुनिए नहीं सर, नहीं सवाल ऐसे सुनिए, नहीं, सवाल नहीं नहीं सुनिए, शहजाद सवाल इकबाल सुनिए। ऐसे नहीं। क्या आवाज़ उठाई जी? आप मुझे बताएं। ये आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस को कि सो मोटो नोटिस लो, यानी एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बयान पे मुकदमा दर्ज हुआ है दरखास्त पे, उसका सो मोटो नोटिस ले चीफ जस्टिस ऑफ सर ये आप बात कर चुके हैं, मुझे जरा सवाल कर दें, पाकिस्तान इस ने पे सवाल कर दें। राणा नोटिस साहब, क्यों नहीं लिया? राणा साहब सवाल कर दें। देखिए उस वक्त बहुत ही चंद 3-4 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उसमें फवाद चौधरी एक साथ थे, जिन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह के ऊपर ये केस नहीं बनना चाहिए, हुकूमत गलत कर रही है, नहीं बनना चाहिए केस। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने आगे जाके ये एप्लीकेशन दी है, क्या उन्होंने ये कहा था कि मुंह पे चादर डाल के लेकर आओ? क्या ये था? क्या बगावत का पर्चा होना चाहिए था? मैं तो उन चीजों पे सवाल कर रहा हूं जहां पे आप लोगों ने तजावुज किया है कि बगावत का पर्चा कैसे बन गया, कौन है जो ऑर्डर देता है? क्या ये सेक्रेटरी ने कहा है कि मुंह पे कपड़ा पहन के उनको लेके आया जाए? जी देखें, मैंने जब भी जो है वो ये मेरे इल्म में बात आई है, मैंने फौरी तौर पे वहाँ से लंदन से मैंने पूछा कि भाई ये काम क्यों हुआ है, इसकी क्या ज़रूरत थी। बहरहाल वो जो बात उन्होंने की मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ और मैंने कहा कि इस बात की आप इंक्वायरी करें। दूसरी शहजाद इकबाल, मैं आपके सामने ये बिल्कुल यानी बिला खौफे जो है वो तरदीद ये बात कह रहा हूँ कि मैंने इस बात को इंश्योर किया है कि फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया उन्होंने दिया, उस बयान से वो मुनरिफ भी नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि मैंने बयान दिया है। मामला ये है कि उसके मुताबिक जो उनका जुर्म बनता है उस जुर्म के मुताबिक अदालत जाने, फवाद चौधरी साहब जाने, उनके वकला जाने, वो पुलिस की कस्टडी में हैं, उनकी पूरा इज्जत एहतराम, कानून के मुताबिक उनके साथ रवैया, कानून के मुताबिक उनकी जो भी सहूलत है, उसमें कतन किसी किस्म का अगर कोई फर्क है तो मैं जिम्मेदार हूं और मैंने इस बात को इंश्योर किया है। वरना जो हमारे साथ होता रहा है ना, अगर वो मैं बयान करूं तो फिर आप कहेंगे कि जी आप जो है वो नहीं, आप सही कह रहे हैं साहब, इस बात का इल्म है कि आप लोगों के साथ भी बड़ा नाजायज हुआ। लेकिन आप ये देखें कि एक दफा उन्होंने अपना बयान तस्लीम कर लिया, उसके बाद भी गैर मामूली तरीके से हमने देखा कि दोबारा उनका रिमांड हुआ। और राणा साहब देखें, जब आप पे ये हुआ था, वो रिमांड तो अदालत ने दिया है ना। जी राणा साहब, हाँ ये अदालत ने दिया, वो गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया। जब आपके ऊपर केस बना था, क्योंकि आपका केस एक बड़ी मिसाल है, उस वक्त कई मिनिस्टर्स आके दिफा करते थे आपके ऊपर जो केस बनाया, लेकिन हुकूमत जाने के बाद वो कहते थे देखें हमने केस नहीं बनाया, एस्टैब्लिशमेंट ने केस बनाया था। तो आज आप दिफा कर रहे हैं इन केसेस का, ऐसा ना हो कि बाद में फिर आप ये कहते फिरे कि देखें हमने केस नहीं बनाया था, केस तो कहीं और से बने थे। नहीं देखें, नहीं सुन लें, केस जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन पे बना है, उसमें कोई एसएचओ, कोई पुलिस का आदमी मुद्दई नहीं है। इसमें भी मैं ये बात कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन के लोगों को जब उन्होंने ये बात धमकी अमेज बात की तो हमने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन का काज ऑफ एक्शन है, अगर वो चाहते हैं तो ठीक है, वो कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद मैंने जो बात की है कि उनके एक मुलज़म के तौर पे, उनके पुलिस कस्टडी में जो एक शहरी के तौर पे, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पे जो उनके हुकूक हैं, जो उनका जो है वो अब तक तो वो हुकूक गालिबन उनको मिलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उनको उसके मुताबिक जो है वो सलूक होगा। चलें देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करते हुए मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पीडीएम हुकूमत ने जो सियासी और माशी फैसले किए हैं, क्या इसके बाद मुमकिन है कि वो इलेक्शंस में जाएंगे या फिर इसकी कीमत आइन और अवाम को इलेक्शन में ताखीर की सूरत में देना पड़ेगी? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने और आसमा शिराजी साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब और आसमा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मालिक साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पीडीएम हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि हम रियासत बचाने आए हैं, मईशत बचाने आए हैं, अगर हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होता है तो होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 9 महीने के बाद
पॉलिटिकल कैपिटल तो लूज हुआ है हुकूमत का, लेकिन माशी कोई बेहतरी नहीं आई है। तो दोनों जगह पे उन्होंने लूज किया है, कैपिटल भी लूज किया और मैशत भी बेहतर नहीं हुई। नहीं देखें, मेरा ख्याल है वो बयानिया भी कोई इतना सही नहीं था। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी अपनी सियासत और अपने खानदान बचाने की भी थी। जो काम उनके हो गए, मुकदमात खत्म हो गए, नैब लॉ चेंज हो गया, FIA के मुकदमात खत्म हो गए, और वो जो मुकदमे चल रहे थे उसके अलावा जब नैब लॉ चेंज किए तो बहुत से उनके अपने दूसरे केसेस प्रेजेंट और फ्यूचर वो उसके हाथे से निकल गए। तो सियासत, रियासत तो छोड़े, सियासत तो बच गई है, जाती एसेट्स बच गए हैं, अब रहेगी सियासत और रियासत। आई थिंक जो गलतियां इन्होंने की, शुरू में टाइम ज़ाया किया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सितंबर में जब ये IMF के साथ इन्होंने आगे फंडे डाले, वो डार साहब ने जब टेक ओवर किया है, आई थिंक ये जो 4-5 माह गुजरे हैं, ये बहुत भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। सियासत, रियासत तो जो चुका रही है, सियासत में भी ये बहुत डैमेज था। आपको याद है जब शुरू में असद उमर साहब ने डिले किया था IMF का, वो जो 6-7 माह थे वो उनको अगले 3.5 साल लग के उसके असरात को डील करते हुए। ये बड़ा ही डैमेजिंग पीरियड रहा है। और अब अगले साल 2 साल जो भी होगा पावर में, 2 साल जब तक आप शहजाद कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे और सख्त फैसले नहीं लेंगे, ये इकोनॉमी वापस पटरी पे नहीं चढ़ेगी। और अभी तो जस्ट द बिगिनिंग। सो आई थिंक इलेक्शंस, इसलिए जो रिलक्टेंस है गवर्नमेंट की कि किसी भी हुकूमत में पंजाब में ना हो और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस भी डिले हों, वो समझ आता है। क्योंकि ये अभी 1 साल, अगर ये 6 माह को और भी मिल गए, तब भी इनके पास, अवाम के पास बेचने के लिए चूरन नहीं होगा। 5 साल वाली गवर्नमेंट का एडवांटेज सिर्फ ये है, जिसकी भी बने आप, कि उनको भी 2-2.5 साल पहले गालियां ही पड़नी है अवाम से, लेकिन होगा तीसरे चौथे साल कुछ मिटिगेशन होगी, कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन आएगी, कुछ कहने के काबिल होंगे, और 5वें साल वो ये कह सकेंगे देखें हम एक रास्ते में डाल दिया। बट 2 इयर्स, ये चाहे अभी 6 महीने रह लें या अगर ये 6 माह ऐड भी कर गए, तब भी इनको रिलीफ नहीं मिलनी। अभी 1-2 साल कोई गुड न्यूज नहीं है। तो आसमा शिराजी साहब, पहले तो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को वजीर खजाना बनाया, उन्होंने जब मुश्किल फैसले लेने शुरू किए, ऑब्वियसली उसके असरात महंगाई की सूरत में भी आए और पार्टी बड़ी उनसे खफा हुई कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो रहा है। उसके बाद बड़े उन्होंने धूमधाम से इसहाक डार साहब को लेकर आए कि जब वो आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। उनके 4 महीने के बाद हालात माशी और बुरे हो चुके हैं। तो अब क्या रह गया है PDM जमातों के पास कि इलेक्शन तक वो कैसे मईशत को भी बेहतर करेंगे और अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी रिकवर करेंगे? शहजाद, मेरा तो ख्याल है कि किसी के पास कुछ भी नहीं रह गया। ये एक बहुत ही एक बदकिस्मती है कि इस वक्त जो है वो, अगर कहा जाए कि इस हुकूमत के पास कुछ नहीं, तो बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर देखा जाए कि PTI के पास कुछ है हल इसका, तो उनके पास भी कुछ नहीं है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है जिसमें कि रियासत भी फंसी हुई है और सियासत भी फंसी हुई है। और इसका सिर्फ एक ही हल है कि अगर तमाम लोग बैठें और ये कंसेंसस करें किसी भी चीज़ से कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या फार्मूला होना चाहिए, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, अखराजात को कैसे कम करने हैं। मतलब आपको कहीं पे लगता है कि हुकूमत के या रियासत के जो अखराजात है वो कहीं पे कम हुए हों उनके अपने, यानी कि जो बोझ है वो पाकिस्तान की आवाम ही उठा रही है। ये अभी तक हमने नहीं देखा कि अशराफिया या जो हुक्मरान अशराफिया है उनके अखराजात भी कम हों, या उनके ऊपर भी किसी ने गौर किया हो कि किस तरह से प्लान करना है, कितने पैसे जो है वो काटने हैं, कितने बचाने हैं, कितनी बचत करनी है। तो इस तरह की जो ये जो तमाम मसाइब हैं, इसका शिकार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है, अगर ये देखा जाए कि ब्लेम इन पे भी आता है, लेकिन ब्लेम से PTI भी नहीं बचती। और बल्कि जो भी मालिक साहब ने रेफरेंस दिया, हमें अच्छे तरीके से याद है कि जब 6-7-8 महीने IMF के पास नहीं गए थे और यही गुलामी और खुद मुख्तारी और इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान हुआ, और उसमें अभी तक पाकिस्तान उससे नहीं निकल सका। और फिर उसकी जो कसर रहनी थी वो डार साहब ने बदकिस्मती से आके वो उन्होंने पूरी कर दी कि IMF को उन्होंने धमकियां या तड़ियां लगानी शुरू कर दी। तो ये एटीट्यूड, लेकिन कि आप कह रही हैं कि तमाम सियासी जमातों को साथ बैठना पड़ेगा। अब देखिए, तमाम जमातें तो साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को वो वैसे भी समझते हैं कि ये ना तजर्बेकार हैं, ना अहल हैं। तो बाकी जमातें मिलकर फिर ये फैसले क्यों नहीं कर रही? मिसाल के तौर पे अभी आपने अखराजात की बात की, 77 लोगों की काबीना बनाने का फैसला, ये तो इनके अपने फैसले हैं ना। और कितनी जमातें साथ बैठेंगी तब ये कंसेंसस कर सकेंगे अहम माशी मामलात पर?
नहीं, बिल्कुल ये तो मैंने कहा कि भई ये तो इनको हुकूमत को जो करना है वो तो करना है। जो साथ बैठने की बात है वो इमरान खान साहब की बात है, क्योंकि इमरान खान साहब आज भी उसी चीज़ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस पे वो खुद पीडीएम को कहते थे कि आप पॉलिटिक्स ना करें। और उस वक़्त पीडीएम भी उन्हीं चीज़ों को लेके नारे लगा के सड़कों पे आती थी, महँगाई मार्च करती थी, जिस पे इमरान खान साहब कहते थे कि इस पे सियासत ना करें। तो मेरा ख़्याल है कि पीडीएम अपना जो भी फैसला करे, लेकिन इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, और इमरान खान साहब ऑन बोर्ड नहीं आएँगे। उनकी शराइत हैं। वो शर्त जो है वो किस हद तक मानी जा सकती है, वो मानी भी जा सकती है, इस वक़्त के नहीं मानी जा सकती। मसलन आज ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया और फैसला किया, असद उमर साहब को मैं सुन रही थी कि सारी नशिस्तों पे इमरान खान साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे बताइए कि ये जो नरगसियत पसंदी है, ये सियासत में इसका क्या अंदाज़ है? क्या इस तरह भी सियासत कभी चली है? कभी इस तरह से नार्सिसिज्म जो है वो सियासत में हमने देखा है इस तरह कि आप पे हठधर्मी करें और आप कहें कि हमने चोरों डाकुओं के साथ बात नहीं करनी, हमने टेबल पे नहीं बैठना, फिर कौन सा वे फॉरवर्ड होगा, कौन सा ऐसा मिसाके मईशत बनेगा जिसके ऊपर सब मिलके बैठ के बात करें। तो मालिक साहब, अब आपको क्या लगता है कि आइन और अवाम को हुकूमत के गलत सियासी और माशी फैसलों की कीमत इलेक्शन में ताखीर करके ही अदा करनी होगी? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपको रिलक्टेंस नजर आ रही है, हुकूमत नहीं जाना चाहेगी इलेक्शन की तरफ इस वक्त। शहजाद, देखिए, जो भी आसमा ने कहा ना कि सबके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, अब एक ही चीज बची है, वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको वक्त चाहिए। ये फैसले वक्त के साथ होंगे, 2-2.5 साल मिनिमम टाइम चाहिए। वो वक्त किसके पास होगा? वो वक्त होगा उस गवर्नमेंट के पास जिसके पास 5 साल का मैंडेट है, जिसकी भी गवर्नमेंट है। अब बदकिस्मती हालात क्या है? हालात ये हैं कि इलेक्शन कोई करवा सकता है तो फौज करवा सकती है, फोर्स कर सकती है इस गवर्नमेंट को। फौज का मसला ये है कि उनका मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है इमरान खान का इंस्टीट्यूशन के साथ कि जब ऑफ द रिकॉर्ड आप बातें सुनते हैं तो क्लियर बातें होती हैं कि जी ये अगर आ जाए तो ये तो इंस्टीट्यूशन को भी तबाह कर देंगे, वो किसी कीमत में इनको आना, उनको खतरा लगता है कि पूरा निजाम तबाह हो जाएगा, इसलिए वो इस गवर्नमेंट पे लीन नहीं करते। खान साहब कहीं पे 2 कदम पीछे नहीं हटते, वो हर दूसरे दिन एक ऐसा बयान दे देते हैं जो उस मिसट्रस्ट को और बढ़ाता है। अब देखें, फवाद चौधरी साहब का जो अरेस्ट हुआ, फवाद चौधरी इनकी पार्टी में वो आदमी थे जो ओपनली कहते थे कि हमें बात करनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर मेरे प्रोग्राम में भी 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जी 50% इंप्रूवमेंट आ गई है, वो हमारे से बात नहीं करना चाहते लेकिन हम उनसे करना चाहते हैं। तो एक ही बंदा था जो कंसिलिएटरी एक मैसेज आता था, उसको भी रगड़ा लग गया। उसको ऑप्टिक क्या आया कि ठीक है जी, ये जरा मैसेज क्लियर कर दें कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब प्रॉब्लम ये है, खाली ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल अनासर एक दूसरे से भी बात कर रहे। अब आप पीटीआई जो एक की प्लेयर है, पीटीआई और इंस्टीट्यूशन जो दूसरा की प्लेयर है, वो भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, उनका मिसट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है। इसलिए जो बिठाएगा अभी सियासतदानों को, कौन बिठाएगा? इन्होंने तो आपस में बैठना नहीं है। अब ये कहेंगे जी इमरान खान क्यों इनके हाथ मजबूत करेंगे, बिल्कुल इलॉजिकल बात है, मुझे नहीं समझ आती क्यों करेंगे। ये इमरान खान के हाथ मजबूत करते थे। वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन हो गई है कि एक ही आर्बिटर था, या आला अदलिया या फौज, वो दोनों इसमें नहीं पड़ रहे। अब सोल्यूशन रह क्या जाता है? सोल्यूशन तो अब एक ही है, जब भी होने या इलेक्शन होने, इस मुल्क में 2 ही सोल्यूशन है भाई अब इस इकोनॉमी को ठीक करने के, या इलेक्शन हो जाए या फिर आप कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेटअप बना दें जो सिर्फ इकोनॉमिक फैसले करे और ठीक करे। जमहूरियत इन इट्स करंट फॉर्म सोल्यूशन नहीं दे सकेगी अगर इलेक्शन अगर हम ये सोचने पे मजबूर हो गए तो यकीनन बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हालात इस हद तक हो गए कि अब इस किस्म के सॉल्यूशंस ही रह गए हमारे पास। करवाएं और जो भी आता है, मिसट्रस्ट जो भी है, अगर वो एक जुमला मैं आपको बता दूं, किसी बहुत सीनियर बंदे ने कहा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। उसने कहा जी मसला हमारा ये है, वो उनका किसी इदारे से ताल्लुक था, तो उन्होंने कहा यार मसला ये है कि जिनके पास पॉपुलैरिटी है, हमारे नजदीक उनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास कैपेसिटी है उसमें पॉपुलैरिटी नहीं है। अभी ये भी इसमें बहस हो सकती है कि वो अपने कैपेसिटी को कितना ओवर एस्टिमेट करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हमें समझ नहीं है कि हम क्या करें। चले, उनकी कैपेसिटी भी हमने 30-35 साल देखी है, कोई फायदा नहीं हुआ इस मुल्क को उनकी कैपेसिटी देखकर भी। लेकिन आसमा शराजी साहबा, आपको भी क्या यही लग रहा है कि जो फैसले अब हुकूमत ले रही है उसके बाद वो इलेक्शन में जाने का मूड नहीं रखते और कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस में ताखीर हो, चाहे वो 2 सूबाई असेंबलियों के हों या इवन कौमी असेंबली के हों अक्टूबर में? देखिए, सूबाई असेंबलियों की ताखीर तो अभी नजर आ रही है, और उसके लिए रीजन जो भी सेंसस बनाए या कोई और भी रीजन बनाए उसका तो एक नजर आता है, उसमें जो भी लकूनाज हैं उसके हवाले से। लेकिन आम इंतखाबात को अवॉइड नहीं किया जा सकता अपने वक्त पर होने से, वो करने ही पड़ेंगे इनको, और किसी भी सूरत गैर आईनी काम तो कोई होना नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर। उसमें ऑप्शन है आप पे 6 माह का,
प्रोविंशियल का सबसे बड़ा मसला है। प्रोविंशियल में आपके पास सोल्यूशन नहीं है, तो आपके पास है एक वे आउट एक्स्ट्रा। मैं उसी की तरफ आ रही थी कि वो है, वो यहाँ केयरटेकर सेटअप को भी बढ़ाने का है, क्योंकि मोहतरमा की शहादत के बाद मैं गलत 2 महीने इंतखाबात आगे गए थे, तो वो भी मौजूद है। लेकिन मसला ये कि इसका कोई ये हल नहीं है। हल वही बात जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या करेंगे, अगर जो सख्त फैसले ये कर रहे हैं उसका फायदा इमरान खान साहब को होगा, और जाहिर है कि वो इसी गारंटी के ऊपर शायद वो कर रहे थे, और मालिक साहब जानते हैं कि वो क्या चाह रहे थे कि अगर हम गलत टफ फैसले करेंगे तो फिर हमें ये ना हो कि 2 महीनों के बाद कहा जाए कि आप इंतखाबात में चले जाएं। तो इंतखाबात तो मेरा ख्याल नजदीक नजर नहीं, लेकिन यहाँ तो आसमा, ये आपके ख्याल में इस तरह इलेक्शन से इस वक्त भागना जो है क्या दुरुस्त होगा? क्योंकि अगर साग डार साहब फैसले ना करें, ताखीर करें, जिससे नुकसान हो, और फिर वो जवाब बनाए सेंसस को या किसी और चीज को, तो क्या दुरुस्त बात होगी आपके ख्याल में इस तरह इलेक्शन से भागना? इसको दुरुस्त नहीं, मैं दुरुस्त करार नहीं दे रही कतई तौर पर, इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं लीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो इंतखाबात हैं, ये इनके अंदर अभी प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, हर्डल क्या आ रही है। ये नहीं कह रही कि ये नहीं होने चाहिए, आईनी तौर पर होने चाहिए, 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। इसके बाद आम इंतखाबात भी वक्त पर होने चाहिए। लेकिन जो बात मालिक साहब ने की है वो भी अपनी जगह पे है, और मालिक साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये बात मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस हो रही है कि या इंतखाब कराए, क्योंकि इंतखाब जो है वो गारंटी नहीं है मुआशी मामलात को सुधारने की। लेकिन रियासत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इंतखाबात के अलावा जो हल है वो गैर आईनी है, तो उसके लिए कौन सा रास्ता निकाला जाएगा कि वो जस्टिफाई होता है। तो मेरे ख्याल है मुश्किल मरहला है, जिसके लिए हाल पीटीआई को जो मंत्रा चल रहा है ना, ये जो मंत्रा चल रहा है जी, बिकॉज हम गलत सख्त फैसले कर रहे हैं। सख्त फैसलों की बात नहीं है, सख्त फैसले भी टाइम पे नहीं कर रहे। जो फैसले सितंबर में होने चाहिए थे वो अगर जनवरी में होंगे तो फिर वो सही फैसला भी गलत होगा। यही होता है, अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के दौर में भी यही हुआ। वो भी आखिरी जाते जाते 10 रुपए कम कर गए, वो भी IMF के प्रोग्राम को मुअत्तल कर गए, और ये भी जो है वो सिर्फ खुद मुख्तारी के नारों से और गुलामी की आजादी के नारों से हम पाकिस्तान का पेट नहीं भर सकते। मेरा ख्याल है इन नारों से भी निकलने की जरूरत है, रियलाइजेशन है होनी चाहिए, और अवाम को रियलाइज करवाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अशराफिया और रियासती अशराफिया को एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस पे मालिक साहब ने भी कॉमेंट किया। एक तो मईशत के हवाले से हमने ये बात की, लेकिन एक और इल्जाम जो कि इमरान खान पे लगता था, और उस वक्त जब अपोजिशन थी वो आवाज उठाती थी, मीडिया आवाज उठाती थी कि जो फाशिस्ट रवैया है ये नहीं होना चाहिए, जिसमें आप सियासतदानों की पकड़ धकड़ करें, आप मीडिया पे आए। लेकिन आसमा साहबा, मीडिया के हवाले से भी हमने देखा, शाहिद असलम साहब का मामला पिछले हफ्ते हुआ, अब फवाद चौधरी साहब के ऊपर एक मुकदमा बना जिसमें अरेस्ट कर लिया गया, मुंह पे चादर डाल के, हथकड़ी पहना के। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत ही कर रही है? और अगर ये हुकूमत कर रही है तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो खुद कहते थे कि ये गलत तरीके हैं। देखिए, सामने तो हुकूमत है, अब जो भी पीछे कोई कर रहा है, मैं उसके ऊपर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो इशारे हैं वो तो जाहिर है कि ऐसे ही होते हैं, जो कि पिछले इमरान खान साहब के दौर में भी थे। तो वो तो कोई बदलाव नहीं आया है। शाहिद असलम की गिरफ्तारी हो या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हो, ये सब अपनी जगह पे नजर आ रहा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी, या जो अभी हालिया इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, और फिर जो जरदारी साहब पे इल्जाम वो लगा रहे हैं, पीटीआई को भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या बात उनको करनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये चादरें मुंह पे डालना और ये सियासतदानों को दहशतगर्द बना के पेश करना, ये काबिल मुजम्मत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब और आसमा शिराजी साहबा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।